स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी क्षति भारत को पहुंची है। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। मनमोहन सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी के लिए वो बहुत बड़ा है। इसीलिए मनमोहन सिंह जी को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्मर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनमोहन सिंह जी जब से आरबीआई के गवर्नर बने और जब तक वो प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने कितने बड़े बड़े रिफॉर्म्स भारत के में किए हैं, भारत के लिए किए हैं। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन एज आरबीआई गवर्नर। मनमोहन सिंह जी 15th गवर्नर बने थे आरबीआई के 1982 में और उनका जो टेन्योर था वो 1982 से 1985 तक रहा। इसमें जो उनके सबसे बड़े कदम थे वो था एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मॉनेटरी डिसिप्लिन पे फोकस करना, फाइनेंशियल सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। एक एक करके इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। आप बहुत देखते होंगे ना अखबार में कि डॉलर और डॉलर रुपये का जब हम कंपैरिजन देखते हैं, $1.80, $1.85, $1.70, तो ये जो डॉलर और रुपये के बीच का जो रिलेशन है जो लगातार कहीं ना कहीं रुपये को वीक करता है, कई बार हमने देखा है। मनमोहन सिंह जी ने इसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया था। एज आरबीआई गवर्नर उन्होंने कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉपर मैनेजमेंट किया, रुपये को बहुत ज्यादा कमजोर होने नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों, अगर रुपये बहुत ज्यादा कमजोर होता है तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, और अगर हमारे इंपोर्ट्स महंगे होते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी के जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, या हम कहें कि इकोनॉमी के ऊपर जो बर्डन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो यहां पर उन्होंने किस तरह से इस काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म किया, इन्होंने डॉलर को इकोनॉमी में रिलीज ज्यादा किया और रुपये को धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया, ताकि रुपये और डॉलर के बीच में गैप बहुत ज्यादा ना बढ़ पाए। दूसरा, किसी भी आरबीआई गवर्नर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मॉनेटरी डिसिप्लिन कंट्री में मेंटेन रहे। और ये मॉनेटरी डिसिप्लिन मेंटेन कैसे रहता है? रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट रेट्स, रिगार्डिंग टू रेपो रेट्स। तो जब जब जरूरत पड़ी देश को, जब जब लगा कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है, मनमोहन सिंह जी ने बीइंग एन आरबीआई गवर्नर अपना काम इतना बखूबी से निभाया कि रेपो रेट को कंट्रोल रखा, इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। जब ऐसा लगा कि अर्थव्यवस्था में बहुत स्लो डाउन चल रहा है तो कहीं ना कहीं फंड रिलीज किए रेपो रेट को कम करके, जो कि एक ऐसे व्यक्ति की या एक ऐसे इकोनॉमिस्ट की निशानी है जो समय रहते हुए चीजों को मोल्ड बहुत प्रॉपर तरीके से कर सकता है। फिर बात करें फाइनेंशियल सेक्टर मॉडर्नाइजेशन की, तो बैंक ओवरऑल इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लाने, बैंकिंग और क्रेडिट पॉलिसीज में तो लाजवाब काम किया गया था। इस पर हम बात भी करेंगे। साथ साथ में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जहां एक तरफ 1990 से पहले तक भारत को एज अ कंट्री ट्रीट किया जाता था जो कि इकोनॉमी वाइज जिसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, जिसको इकोनॉमी वाइज बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती थी। लेकिन 1992 में मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में भारत का जो झंडा था वो पूरे विश्व भर में गाड़ा, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के फॉर्म में अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स में, WTO में मनमोहन सिंह जी ने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर खुलकर बात करी और भारत की बात को वहां रखा भी। तो कहीं ना कहीं इंडिया को एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री बनाया, एक स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम के फॉर्म में डेवलप किया गया। और अगर अब मैं आपको बैंकिंग सेक्टर में उनके रिफॉर्म्स बताऊं तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि आज के समय में जितने भी बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली जो चल रही है, कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ें हैं वो यहीं से शुरू हुई हैं। तो बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर्स में। शुरुआत में एनपीएस बहुत लगातार बढ़ रहे थे, लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे बैंक्स के। तो ऐसे में मनमोहन सिंह जी ने कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स स्टार्ट करे। ये कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो थे ये बेसल कमिटी के द्वारा डिटरमाइन किए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि बैंक्स को मिनिमम इतनी कैपिटल रखनी चाहिए ताकि बैंक्स की अगर रिस्क बढ़ती है या बैंक्स के लोन बढ़ते हैं तो मिनिमम बैंक्स इतनी कैपिटल अपनी पास रखें कि उस रिस्क को अवॉइड कर सके। यानी कि कठिन समय में या जब बैंक्स के लोन्स बहुत ज्यादा एनपी होने लगते हैं तो अगर बैंक्स के पास सफिशिएंट कैपिटल होगी तो बैंक्स कहीं ना कहीं उस रिस्क को झेल सकते हैं। साथ साथ में अगर हम बताएं आपको, बैंक्स में कंप्यूटराइजेशन करना, मनमोहन सिंह जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि टेम्परिंग बहुत इजीली हो सकती है रजिस्टर्स में, फाइल्स में। तो उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम को बहुत सपोर्ट किया बैंकिंग के सेक्टर में ताकि डेटा परमानेंटली स्टोर्ड रहे।
साथ साथ में जो हम आज NEFT RTGS के फॉर्म में चीजें देखते हैं, इसकी शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा करी गई थी जब वो प्रधानमंत्री थे। साथ साथ में जो माइक्रो फाइनेंस है, आज आपने सुना होगा मुद्रा लोन्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये सब चीजों की शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा की गई थी, क्योंकि छोटे और लघु उद्योग जो हमारे MSMEs हैं और जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको फंड्स की जरूरत बहुत होती है, क्योंकि वो देश की बैकबोन है। वो कहीं ना कहीं बड़ी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं और देश में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी इन MSMEs के थ्रू होता है। तो इन MSMEs को क्रेडिट की या फंड की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए मनमोहन सिंह जी ने भरसक प्रयास किए। और उसके अलावा आम आदमी को डिजिटलाइजेशन से जोड़ना, आम आदमी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए ATM और ऑनलाइन सर्विसेज भी उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब इसको बहुत बढ़ाया गया। आगे अगर मैं आपके लिए बात करूं तो कहीं ना कहीं भारत में रीजनल रूरल बैंक्स, प्रथम ग्रामीण बैंक जो भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक था, जो 2 अक्टूबर 1975 से काम करना जिसने शुरू किया, रीजनल रूरल बैंक्स को जो एक हम ये कहें कि जो एक तरह का फेम मिला, या रीजनल रूरल बैंक्स को जो एक पॉपुलैरिटी मिली, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में मिली, जिसके कारण बहुत ज्यादा जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं और साथ साथ में जो वीक एसोसिएशंस हैं, गरीब किसान हैं, उनको लोन लेने में आसानी हुई। साथ साथ में भारत में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पार्टिसिपेशन का जो उद्गम हुआ है, जो स्टार्टिंग हुई, वो भी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के दौरान ही हुई। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री, फॉरेन बैंक्स को सेटअप करना, ये सब भी मनमोहन सिंह जी ने ही स्टार्ट करवाया। उसके साथ साथ में नो फ्रिल अकाउंट, जो हम ये सुनते हैं जनधन खाता और ये सब, जिसमें जीरो अकाउंट से भी आप बैंक ओपन कर सकते हो, ये बहुत पहले ही वो कर चुके थे। नो फ्रिल अकाउंट्स इन्होंने 2005 से ही शुरू करे, ताकि व्यक्ति का बैंक अकाउंट ओपन हो, व्यक्ति फॉर्मल सेक्टर ऑफ बैंकिंग से जुड़े और इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ बैंकिंग जो है, उससे व्यक्ति उस जंजाल से कहीं ना कहीं बाहर निकले। क्योंकि मनी लेंडर्स बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट देते थे, मनी लेंडर्स जो इन लोन देते थे, उसको चुकाते चुकाते व्यक्ति की 7 पुश्तें जो थी वो निकल जाती थी। तो यहां पे फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की जो प्रणाली है, वो भी उन्होंने ही स्टार्ट करी। साथ साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म स्टार्ट करे, जिससे कि हमारे बैंक्स में, हमारी कंपनीज में एक फॉर्मलाइजेशन और एक रेगुलेटरी नॉर्म स्थापित हो सके। तो ये तो उनका रोल था एज अ गवर्नर एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर, जो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स करे। अब बात करते हैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एज ऑफ आज जो भी हम देख रहे हैं हमारे आसपास, जितनी भी ओपननेस, जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितना भी प्राइवेटाइजेशन या जितनी भी ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीजें मनमोहन सिंह की वजह से मिली हैं। जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जो जोड़ी थी, वो इतनी बेहतरीन थी कि भारत को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या हम ये कहें कि आज भारत भी कहीं ना कहीं बहुत एक लो इनकम कंट्री लो इनकम कंट्री होता, या हम कहते हैं एक बहुत गरीब देश होता, अगर मनमोहन सिंह जी ने समय रहते हुए प्रॉपर स्टेप नहीं लिए होते, तो शायद आज भारत की हालत भी वही होती जो बहुत गरीब देशों की है। सबसे बड़ा जो इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन था, वो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आप ये देखिए, 1991 में भारत की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इतनी बुरी हो गई थी कि हमारे पास सिर्फ 2 वीक का पैसा बचा था इंपोर्ट्स के बिल को पे करने का। इमेजिन करिए एक देश जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, इमेजिन करिए एक देश जो विश्व की सबसे पुरानी धरोहरों में है, एक ऐसा देश जिसको कहीं ना कहीं पूरा विश्व माथे पे बिठाए रखता था, उस देश के पास 1991 में सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट बिल पे करने का पैसा था। और अगर मैं आपको बताऊं, फॉरेक्स रिजर्व हमारा $6 बिलियन से भी नीचे आ गया था। एक्सटर्नल डेट लगातार हम पे बढ़ते बढ़ते $70 बिलियन के आसपास पहुंच गई थी। यहां पर मनमोहन सिंह जी LPG रिफॉर्म्स लेके आए, और इस LPG रिफॉर्म्स ने सबसे पहले तो ये लाइसेंसिंग राज को हटाया, जो अननेसेसरी का डॉक्यूमेंटेशन, अननेसेसरी के लाइसेंस, सो मच ऑफ ट्रेड बैरियर्स, सो मच ऑफ कोटा, ये सब हटाया गया। भारत की इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी करा गया। FDI को परमिट किया गया भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, और यहां पर लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम से भारत मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर भारत ने काम करना शुरू किया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति $100 जैसे मान लीजिए टाटा अगर अमेरिका में $100 का कोई सामान बेचते हैं, तो जो उनको $100 का पैसा मिलेगा टैक्स काट के, वो पैसा उनको पूरा मिलेगा जो डॉलर रुपए की वैल्यू चल रही है। नहीं तो इससे पहले क्या हुआ करता था, 60% जो पैसा था
वो तो मिलता था फ्री एक्सचेंज रेट पे, और 40% पैसा जो मिलता था वो मिलता था गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी के थ्रू। यानी कि $100 में अगर $100 का पैसा है तो $40 तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे और 60 मार्केट एक्सचेंज रेट पे। तो मनमोहन सिंह जी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके थे कि अगर भारत ने अपना 100% करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं करी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसफर रेमिटेंसेस को 100% कन्वर्टेबल नहीं किया, तो भारत में एफडीआई नहीं आएगा और भारत काफी पीछे रह जाएगा। तो यहां पे उन्होंने मार्केट बेस्ड रेजिम स्टार्ट करी जिसमें कन्वर्टेबिलिटी पूरी 100% थी। साथ साथ में ट्रेड पॉलिसीज को लिबरलाइज करना, इंपोर्ट टैरिफ्स को कम करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, ये सब भी इन्हीं की देन है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना, डिसइन्वेस्टमेंट प्रमोट करना, जहां पर उन्हें यह लग गया था कि कहीं ना कहीं भारत की कुछ पीएसयूज अंडर परफॉर्म कर रही है जिसकी वजह से डेट लगातार बढ़ते जा रहा है, उन पीएसयूज का प्रॉफिट कम होता जा रहा है जो अच्छा काम कर रही है, तो डिसइन्वेस्टमेंट भी यहीं से शुरू हुआ। साथ साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम जो उठाया वो उठाया कि भारत के रुपये को डीवैल्यू किया। जुलाई 1991 में पहले 9% से किया गया और फिर 11% से किया गया। डिवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है करेंसी का ताकि आपकी एक्सपोर्ट इनकम बढ़ सके। यानी कि अगर $1 ₹70 है, अगर गवर्नमेंट खुद उसको डिवैल्यू करती है, यानी कि $1 ₹90 अगर हो जाएगा, तो उससे आपकी एक्सपोर्ट इनकम बढ़ेगी। यानी कि अगर कोई सामान अगर आप $10 का बेच रहे हैं तो पहले जहां पे आपको 700 मिलता, अब आपको ₹900 मिलेगा। तो यहां पे उन्होंने रुपये को भी डिवैल्यू किया ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सके, एक्सपोर्ट इनकम बढ़ सके। अगर आप देखें भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो $1 बिलियन से भी कम था 1991 में, जिसको बढ़ाकर $10 बिलियन तक वो ले गए 93 में। गोल्ड प्लेज हमने किया इंग्लैंड में ताकि हम उससे फंड रेस कर सकें और इस बहुत बड़ी समस्या से हम छुटकारा पा सकें। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट की बात हम कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी उनका कोई सानी नहीं था। यानी कि हम कहें कि रेलवेज, रोडवेज, एनर्जी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के रोल पे उन्होंने जबरदस्त काम किया और भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत का स्ट्रेंथन किया। साथ साथ में टैक्स रिफॉर्म्स उन्होंने लेकर आए, टैक्स स्ट्रक्चर को बेहतर किया, कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स जो थे उसको ब्रॉडन किया ताकि भारत में टैक्स बेस बढ़ सके, भारत की टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंप्रूव हो पाए। जितना ज्यादा टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंप्रूव होगा उतना ही कम डेट टू जीडीपी रेशियो होगा। यानी कि उतना ही कम हमें उधार लेना पड़ेगा, उतना ही कम हमारे ऊपर डेट चढ़ेगा, उतना ही कम पैसा हमारा बाहर जाएगा। तो टैक्स बेस भी इन्होंने इंक्रीज यहां पे बहुत अच्छे से किया। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स बहुत बेहतर तरीके से, आपको पता है सेबी 1992 में बना था, तो यहां पर भी मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस किया कि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए भी एक संस्था होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है हर्षद मेहता स्कैम हुआ था और कहीं ना कहीं भारत में एक बहुत किरकिरी हुई थी भारत की कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपना स्टॉक एक्सचेंज तो चालू कर लिया लेकिन इसको जानने और समझने वाले कोई नहीं है। तो यहां पर एनएससी बीएससी के साथ साथ में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पहली बार एनएससी को मिला और साथ साथ में सेबी का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था। ग्लोबल इंटीग्रेशन में चाहे वो ट्रेड के फॉर्म में हो चाहे डब्ल्यूटीओ में, डब्ल्यूटीओ की फॉर्मेशन 1995 में हुई, उस 1995 के डब्ल्यूटीओ के फॉर्मेशन में भी मनमोहन सिंह जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट करवाया इन द ग्लोबल ट्रेड प्लेटफॉर्म्स। तो दिस इज हिज रोल इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में। 2004 में जब पहली बार कांग्रेस 2004 में जब पहली बार मनमोहन सिंह जी ने अपनी सरकार बनाई तो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के आखिरी के 2 साल और मनमोहन सिंह सरकार के पहले का साल भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल लेकर आया था। तो अगर हम बात करें तो 2004 से 9 में ग्रोथ और स्टेबिलिटी अपने पीक पे थी। यानी कि आज जो हम तरस रहे हैं 8%, 9%, 10% की ग्रोथ देखने के लिए, मनमोहन सिंह जी ने वो ग्रोथ हमें 2004 में दिला दी थी। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी 8% के आसपास थी, वहीं अगर मैं बात करूं ये 10.08 तक पहुंच गई थी 2006-07 में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चला के उन्होंने हमारे घर की जो बेटियां हैं, विमेन्स हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान दिया। साथ साथ में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से भारत के 271 मिलियन लोगों को बाहर निकाला। और उसके बाद जो उन्होंने एक काम किया जिसके लिए भारत उनका, जब तक भारत रहेगा तब तक उनका उस चीज के लिए शुक्रिया अदा किया जाएगा। भारत को न्यूक्लियर देश बनाने में भी मनमोहन सिंह जी का रोल बहुत अहम था। जहां पूरे वर्ल्ड में यह बात लगातार कही जा रही थी कि सिविल न्यूक्लियर डील इंडिया साइन नहीं करेगा, नहीं होगा, नहीं इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए, उस पर मनमोहन सिंह जी खड़े हुए और उन्होंने
यह तय किया कि मैं सिविल न्यूक्लियर डील को करवा के रहूंगा। और ये कारण था कि कहीं ना कहीं इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद में इंडिया की जो एक को एक्सेस मिला सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्टेटस इंडिया ने अचीव किया ओवरऑल लेवल पे। साथ साथ में आपको ये बात भी पता होगी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है ये स्कीम। भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव स्कीम है मनरेगा। 2005 में शुरू हुई यह स्कीम ने 100 दिन का मिनिमम रोजगार दिया और इससे भारत का हर वर्ग का व्यक्ति इतना खुश हुआ कि उसके घर में रोटी बनने लगी, उसके घर में चावल आने लगा। जहां पर भारत में कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन, हंगरनेस इतनी ज्यादा थी, वहां पर एक उम्मीद का दिया जलाया थ्रू मनरेगा और उसमें 1/3 बेनिफिशियरीज विमेंस थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े रोल। साथ साथ में आप देखिए फार्मर्स को डेट रिलीफ प्रोवाइड करी गई 65,000 करोड़ की, क्रेडिट अवेलेबल कराया गया उन्हें। और जो आज हमारी पहचान है, हमारी आपकी सबकी पहचान है, जो आधार कार्ड है, वो भी इन्हीं की देन है। मतलब पब्लिक सर्विस डिलीवरी और करप्शन रिड्यूस करने के लिए जो आधार कार्ड का जन्म हुआ वो भी इन्हीं के टाइम टेन्योर में हुआ। साथ साथ में ग्लोबल डिप्लोमेसी, यूएस, ईयू, आसियान देशों के साथ में, अलग अलग देशों के साथ में एफटीए साइन करना, सेका साइन करना, 2008 के ग्लोबल रिसेशन से भारत को बाहर निकालना, जहां पूरी दुनिया अपने आप अब उस आर्थिक संकट से बाहर नहीं निकल पा रही थी, यूएस जैसी इकोनॉमी की हालत खराब हो गई थी, वहां भारत काफी हद तक उस झटके को झेलते हुए आगे बढ़ता गया और देश हमारा प्रगति की तरफ बढ़ता गया। सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो हमारे यहां पर इस समय चल रहा है, जहां पर 75% ऑफ आपके रूरल एरियाज और 50% ऑफ अर्बन एरियाज को 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए पर जो अनाज मिलता है, 67% पॉपुलेशन को जो अनाज दिया जाता है, इसकी शुरुआत भी यहीं से की गई थी। राइट टू एजुकेशन एक्ट से यह स्थापित किया गया कि हमारे यहां का हर बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको एक एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन देनी मैंडेटरी है। साथ साथ में आप देखें राजीव आवास योजना, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना, इन्फ्लेशन को मैनेज करना, फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भारत में लाना ताकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ भारत में मेंटेन रहे। इसके लिए मनमोहन सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति ऐसे ही हीरा नहीं बनता, कोई व्यक्ति ऐसे इतना बड़ा नहीं बनता। जो व्यक्ति देश के काम आता है उसको पूरा देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखता है। तो हमारी तरफ से उनको एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि, और ईश्वर जो है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मनमोहन सिंह जी जैसा कंट्रीब्यूशन जो इकोनॉमी में के लिए हुआ है, उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़कर आप मुझसे बेसिक इंफॉर्मेशन इकोनॉमी की पा सकते हैं। साथ साथ में 2:30 बजे आप रोज मेरी इकोनॉमी करंट अफेयर्स की क्लास भी देख सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करके आप मुझसे डेली इकोनॉमी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी पा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।